Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself CA में हर्ष सोमपुरा. So अभी तक हमने फाउंडेशन के वीडियोस के अंदर ये जो लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके अंदर हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तक सारी चीजें कंप्लीट की एज पर मॉड्यूल. उसके बाद का जो चैप्टर है दैट इज डेप्रीशिएशन. वो डेप्रीशिएशन वाला चैप्टर इस लेक्चर के अंदर या तो इस वीडियो के अंदर हम कंसिडर करने वाले हैं. उसका पूरा इंट्रोडक्शन आपको देने वाला हूं कि उसकी क्या क्या चीजें हमें कंसिडरेशन में लेनी है, पूरे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें मैं कंसिडरेशन में लूंगा और सारी चीजें पढ़ाऊंगा. टीचिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल. आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके और उनको बताइए कि हाँ इस तरह से क्वालिटी टीचिंग हो रही है. मे बी उनको अच्छा लगेगा कि ये पढ़ने के बाद उनको थोड़ा और नॉलेज आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसे कम्युनिटी बिल्ड होगी जिससे नॉलेज बिल्ड होगा. ठीक है, इट इज ऑल अबाउट नॉलेज. आपको बुक से बियॉन्ड नॉलेज इंपॉर्टेंट है. ओके, तो नॉलेज को हम मद्देनजर रखते हुए जल्दी से स्टार्ट करेंगे हमारा डेप्रिसिएशन चैप्टर. डेप्रिसिएशन क्या होता है? सबसे पहले आपका ये जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन से स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 1.9. ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन. अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, सर डेप्रिसिएशन क्या है, पहले तो वो जानना जरूरी है. तो सबसे पहले एक चीज समझा देता हूं आपको कि कोई भी एसेट, एसेट इन द सेंस कोई भी आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस करने के लिए कोई फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत पड़ती है. ठीक है, कोई भी एसेट की जरूरत पड़ती है. सपोज आप प्रोडक्शन करते हो, कोई भी प्रोडक्शन करना, आपको प्रोडक्शन के लिए आपको मशीनरी की जरूरत पड़ेगी. तो मशीनरी आपने जो परचेज किया, मशीनरी जो आपने ली, वो क्या है, वो आपको बिजनेस करने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए हेल्प कर रहा है कि नहीं. तो वो ऐसी सारी चीज जो आपको बिजनेस करने के लिए हेल्प कर रही है वो आपकी एसेट्स है. एंड स्लोली ग्रेजुअली जैसे जैसे आप एसेट्स का यूज करते जाते हो वो एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है सिस्टमेटिकली, है कि नहीं. वो एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है. सपोज एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ आपको. एक सपोज आपके बिजनेस, आपका छोटा सा एक बिजनेस है, वो बिजनेस के अंदर आपको रिकॉर्ड करना है, आपके सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, वो सारी चीज आपको रिकॉर्ड करनी है. ठीक है, तो वो रिकॉर्ड करने के लिए आपने सोचा कि मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए रहेगा और सॉफ्टवेयर के लिए मुझे लैपटॉप चाहिए रहेगा. तो आपने अच्छा सा लैपटॉप परचेस किया. लैपटॉप परचेस करने के बाद उसके अंदर सॉफ्टवेयर डलवाया, ये सारी चीज आपने परचेस कर ली. ठीक है, अब ये सारी चीज आपने कर ली. लैपटॉप जो परचेस किया आपने, तो वो क्या है, आपकी एसेट है. ठीक है, तो वो जो एसेट आपने परचेस की, जैसे जैसे आप उसका यूज करते हुए जाओगे, एक साल के बाद आप बोलोगे कि हाँ अब ये एक साल यूज हो चुका है तो थोड़ी वैल्यू जो हमने जितने रुपए में परचेस किया था उससे थोड़ी कम हो गई वैल्यू. क्यों? क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जितना जितना कोई एसेट को आप यूज करते हुए आगे बढ़ोगे वो एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है. एसेट की वैल्यू रिड्यूस होते जाती है, होते जाती है और होते जाती है. ठीक है, तो डेप्रीशिएशन इन अकाउंटिंग टर्म, इन अकाउंटिंग टर्म डेप्रीशिएशन ऐसा बोला जाता है कि सिस्टमेटिकल रिडक्शन, सिस्टमेटिकल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. सिस्टमेटिक रिडक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सिस्टमेटिक रिडक्शन क्यों बोल रहा हूँ, सिस्टमेटिकली रिड्यूस होगा ना. ऐसा नहीं होता कि एक दिन में 50 लाख का 50 लाख की एसेट, एक दिन में 10 लाख की वैल्यू कम हो गई, दूसरे दिन में 1 रुपए की वैल्यू कम हुई. ऐसा नहीं होता, सिस्टमेटिकली रिडक्शन होता है, ऐसा नहीं. ठीक है, कई बार अनफेयर एकदम बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाती है, टेक्नोलॉजी एकदम तुरंत ही कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर आपकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई तो फिर पूरा ही पूरा डेप्रिशिएट हो गया, वो एबनॉर्मल चीज हो गई. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन मतलब क्या, विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्लोली ग्रेजुअली जितनी आप यूज करते हो एसेट, उसकी वैल्यू, एसेट की वैल्यू जो रिड्यूस होती जाती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन. अब पहले समझते हैं, देखो थ्योरेटिकली उन्होंने क्या दिया है पहले वो समझना भी थोड़ा जरूरी है. देखो ये थ्योरेटिकल है, बाकी जो मैंने जो मतलब बताया वो एकदम लॉजिकल मतलब है. ठीक है, थ्योरेटिकली कहाँ से आया ये डिप्रिसिएशन, ये उन्होंने बताया. देखो डेप्रिसिएशन इज डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड डेप्रीशियम. देखो डेप्रीशियम करके एक लैटिन वर्ड है जिससे वो लैटिन वर्ड आया है, ये डेप्रिसिएशन वर्ड आया है. डे का मतलब है डिक्लाइन, डे का मतलब है डिक्लाइन, डे मतलब डिक्लाइन मतलब कम होना, एंड प्रीचियम मतलब प्राइस, मतलब प्राइस में रिडक्शन होना उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं. सिंपल लैटिन वर्ड डेप्रिशियम, डेप्रिशियम से आया है. डे का मतलब डिक्लाइन एंड प्रीचियम मतलब प्राइस, प्राइस में रिडक्शन होना उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन. डन. दिस डिक्लाइन इन प्राइस इज ड्यू टू कांस्टेंट यूज, वेयर एंड टेयर. कांस्टेंट यूज की वजह से, वेयर एंड टेयर की टाइम की वजह से. कांस्टेंट यूज आप जब करते रहते हो ना कोई भी चीज का, तो बट ऑब्वियस है उसकी थोड़ी तो वैल्यू कम होगी. Thus, thus depreciation means a gradual and permanent decline in the value of tangible fixed assets due to its use
वेयर एंड टेयर, ऑब्सोलेशन, एफ्लक्शन ऑफ टाइम, एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स एंड सिमिलर अदर कॉजेस। ये सारे कॉजेस हम बाद में पढ़ने वाले। मतलब डिप्रिसिएशन क्या बोला उन्होंने कि टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जो कम होती है नॉर्मल वेयर एंड टेयर की वजह से, ऑब्सोलेशन की वजह से, एफ्लक्शन ऑफ टाइम की वजह से, एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट। इसका मतलब क्या, देखो यूज की वजह से तो आपको पता चल गया। नॉर्मल वेयर एंड टेयर, नॉर्मल वेयर एंड टेयर मतलब क्या होता है कि नॉर्मली कोई भी चीज जैसे जैसे यूज होती जाती है ना, तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है थोड़ी बहुत कम होती जाती है, तो उसको नॉर्मल वेयर एंड टेयर बोलेंगे। ऑब्सोलेशन मतलब क्या, ऑब्सोलेशन मतलब आउटडेटेड हो जाना, कोई चीज आउटडेटेड हो गई। एफ्लक्शन ऑफ टाइम, एफ्लक्शन ऑफ टाइम मतलब टाइम बहुत ज्यादा हो जाए, टाइम टाइम जैसे जैसे ज्यादा चलता जाता है, एफ्लक्शन ऑफ टाइम, टाइम रेंज जितनी ज्यादा हो जाती है, एक लिमिट होती है कोई भी एक चीज की। कोई बहुत ही अच्छी चीज है वो 10 साल तक चलती है, कोई ऐसी चीज है जो 4 साल तक चलेगी, तो वो लिमिट होती है, वो टाइम बाउंडेशन के ज्यादा नहीं चलेगा। कोई चीज का आपने राइट लेके रखा है, जैसे ही राइट खत्म हो गया तो फिर आप वो एसेट खत्म हो गई, ठीक है। तो स्लोली ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्लोली ग्रेजुअली ये कॉजेस की वजह से आपकी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जो कम होती है उसको बोलते हैं हम डेप्रीशिएशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। अब देखो डेप्रीशिएशन एंड अदर लॉसेस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रीशिएशन एंड अदर लॉसेस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या है? देखो ये अलग अलग नाम को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप प्रोफेशनल स्टडी में हो तो यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड नो दीज वैल्यूज, मतलब ये वर्ड्स का मीनिंग क्या है। आपको ये सारे वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होंगे तो आप पास तो हो जाओगे, लेकिन यू वोंट बी वैल्यूएबल इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। आपके पास नॉलेज है ऐसा, आपको भी फील नहीं आएगा कि इवन दो आई एम अ सीएमए, इवन दो आई एम अ प्रोफेशनल पर्सन, बट आई नो फ्रॉम डीप डाउन फ्रॉम माई सेल्फ कि हाँ मेरे पास थोड़े नॉलेज नहीं है, कुछ चीजों का नॉलेज बहुत कम है मेरे पास। वो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लाइक दिस कि हाँ मुझे मुझे वर्ड्स के नॉलेज पता है, वो चीज अकाउंटिंग नॉलेज पता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि डेप्रिसिएशन बहुत सारे एंड अदर लॉसेस, बहुत सारी चीजें हैं जो कंसिडर करनी है। एक वर्ड है अमोर्टाइजेशन। आपने बहुत सारी जगह पे अमोर्टाइजेशन आपने सुना होगा। अमोर्टाइजेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी इनटेंजिबल एसेट, मैं क्या बोलता हूँ, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स मतलब कि आपको बताता हूँ एक चीज। इंटेंजिबल मतलब सपोज हम मान लेते हैं कि गुडविल इंटेंजिबल है, तो गुडविल की वैल्यू जैसे जैसे टाइम चला जाता है, टाइम की वजह से गुडविल की वैल्यू थोड़ी बहुत डिक्रीज हुई, तो गुडविल की या इंटेंजिबल एसेट, कोई भी इंटेंजिबल एसेट है, उसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ ग्रेजुअली कम होती है। उसको क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। कोई भी इंटेंजिबल एसेट आपको सोच लो ब्रांड वैल्यू, आपने ब्रांड वैल्यू बिल्डअप की है, अगर आपने वो ब्रांड वैल्यू को मेंटेन करने के लिए खर्चा नहीं किया तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ब्रांड वैल्यू कम होती जाएगी सर। हाँ, तो वो जो पैसेज ऑफ टाइम की वजह से ब्रांड वैल्यू जो कम हो रही है, तो कोई भी इंटेंजिबल एसेट है उसकी वैल्यू कम जो हो रही है ना, उसको अमोर्टाइजेशन से वो लोग डेपिक्ट करते हैं, अमोर्टाइजेशन से दिखाया जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कोई भी टेंजिबल एसेट होगी तो उसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे, इंटेंजिबल एसेट होगी उसकी वैल्यू कम हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, अमोर्टाइजेशन। कोई भी इंटेंजिबल एसेट है उसकी वैल्यू कम हो रही है, कोई भी इंटेंजिबल एसेट ले लो, पेटेंट ले लो, कॉपीराइट ले लो, ट्रेडमार्क ले लो, उसकी वैल्यू अगर कम हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल सिंपल कि वो अमोर्टाइजेशन हुआ। ओके, देखो अमोर्टाइजेशन रिफर्स टू द डिटीरियोरेशन इन द वैल्यू ऑफ एन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट ड्यू टू एफ्लक्शन ऑफ टाइम और एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स। बट ऑब्वियसली टाइम के साथ या लीगल राइट्स आपके चले गए, उसकी वजह से जो भी आपका लॉस हो रहा है तो वो आपको करना पड़ेगा। डन है। ऑब्सोलेशन, ऑब्सोलेशंस क्या है? ऑब्सोलेशंस मतलब सिंपल बोलूं ना कि टेक्निक की वजह से, मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से। ऑब्सोलेशन मतलब ऑब्सोलेट मतलब नाकाम हो जाना, एकदम सिंपल वर्ड बता रहा हूँ, नाकाम हो जाना। मतलब कोई चीज आपके पास है, मतलब कोई आपके पास कोई एसेट है, ऐसी कोई सॉफ्टवेयर है, सडनली मार्केट में एक बहुत ही अपडेटेड सॉफ्टवेयर आ गया जिसकी वजह से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आउटडेटेड हो गया, उसका कोई यूज नहीं बचा, तो वो क्या हो गया, सडनली उसकी वजह से आपकी बहुत लॉस, मतलब वैल्यू लॉस हो गई। सिंपल है। सपोज आप एक चीज समझ लो, एकदम बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि सपोज एक एप्पल, आपको पता ही होगा एप्पल एक कंपनी, आईफोन्स बहुत ही मेयरली आपके सपने होंगे कि आईफोन ले लें हमें, ठीक है। तो आईफोन समझ लेते हैं कि आईफोन 15, ठीक है, जैसे ही 15 लॉन्च होता है उससे पहले वाली सीरीज जितने भी होगी, 14 है, 13 है, उसकी प्राइस में बहुत ज्यादा रिडक्शन आता है। क्यों? क्योंकि आपके सामने एक नई टेक्नोलॉजी का या नया अपडेटेड फोन आता है ना, तो उसके सामने जो ओल्ड टेक्नोलॉजी का ओल्ड फोन जो होता है उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। वही है, कोई भी फोन में, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में देख लो कि आपके पास ओल्ड फोन है, नया फोन आपके मार्केट में आया, तो नया फोन जैसे ही मार्केट में आ रहा है ना, तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, वो नए फोन की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि वो अपडेटेड है, और ओल्ड फोन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो वही चीज है कि अगर कोई फिक्स्ड एसेट आपके पास ऐसी है टेक्नोलॉजी की वजह से
या उसके सामने मार्केट में कोई बहुत ही बेटर प्रोडक्ट आ गई जिसकी वजह से आपकी टेक्नोलॉजी बहुत ही आउटडेटेड हो गई, तो उसकी वैल्यू एकदम जीरो हो गई, नल हो गई, तो उसको बोलते हैं आउटडेटेड थिंग। उसको क्या बोलते हैं? आउटडेटेड थिंग। ठीक है। तो ऑब्सोलेशन बोला उन्होंने, ऑब्सोलेशन रिफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ बेटर प्रोसेसेस, टेक्निक्स और चेंज इन टेस्ट, फैशंस एक्सेट्रा। इट इज सडन लॉस। हाँ, ऑब्सोलेशन मतलब सडन लॉस, बहुत सडनली एकदम लॉस होता है इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। बहुत डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना। अब पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि हाँ इसकी वजह से कोई नया आने वाली है, कोई आउटडेटेड, हमारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाने वाली है, ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरा आता है डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब क्या होता है? आप देखो, नेचुरल रिसोर्सेस, अब नेचुरली बताता हूँ। सपोज नेचुरल रिसोर्स, माइंस आपको पता होगी, माइंस, माइंस के अंदर से कोल्स और वो सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करते हो आप। ठीक है। तो माइंस के अंदर भी कोल्स जितना है, अब पता है कि एक माइंस के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होंगे। ठीक है ना। तो जितने नेचुरल रिसोर्सेज वो माइंस के अंदर से निकालोगे ना, उतनी वो माइंस की वैल्यू भी कम होती है। बट ऑब्वियस है ना। आपका एक घर है, एक घर में जितना कोल पड़ा हुआ है, कोल्स जितने भी है, सपोज 1000 टन कोल है, तो 1000 टन कोल है, उसकी वजह से उस घर की वैल्यू ज्यादा है। जितना कोल्स आप निकाल दोगे उसके अंदर से, तो उसकी वैल्यू, वो घर की वैल्यू कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि कोल्स निकल रहा है, तो वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कम होते जा रहे हैं। वही हो रहा है। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास हो, टेंजिबल फिक्स, उसको भी टेंजिबल फिक्स एसेट बोले, पर बीइंग नेचुरल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या? कि वापस नहीं आने वाले। अगर एक बार आपने वो कोल निकाल दिए, फिर वापस वहां से प्रोडक्शन नहीं होने वाला है कोल्स का, वो नेचुरल रिसोर्सेज जितने थे उतने ही रहने वाले हैं। ठीक है ना। तो जैसे जैसे एक्सट्रैक्ट करते जाओगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज है, उसकी वैल्यू जैसे जैसे आप उसका यूसेज करते जाते हो, उसके अंदर से जितनी भी चीजें हैं वो जितनी कम होती जाती है, उतना उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो जो उसकी वैल्यू रेट रिडक्शन आता है, उसको किस तरह से शो किया जाता है, किस वर्ड से आप डेबिट करते हो, उसको बोलते हैं डिप्लीशन। कोई भी आप कहीं पे भी जाओगे, अगर नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू कम होगी ना, तो वो डिप्लीशन बोलेंगे, डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे। दे विल टेल यू कि हाँ डिप्लीट हो गई इसकी वैल्यू, डिप्लीट हो गई, डिप्लीट हो गई। डन है। तो वही चीज है, देखो, डिप्लीशन रिफर्स टू फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स बीइंग अ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज अराइजिंग ड्यू टू इट्स एग्जॉशन। एग्जॉशन मतलब पूरी चीज धीरे धीरे बंद खत्म हो जाती है। इट अकर्स ओनली फॉर वेस्टिंग एसेट। इट अकर्स वेस्टिंग एसेट्स इन द सेंस नेचुरल रिसोर्सेज, ये माइंस, क्वेरी, ऑयल वॉल्स, टिम्बर स्टैंड्स, ये सारी चीजें नेचुरल रिसोर्सेज में आती है, उसको बोलते हैं वेस्टिंग एसेट। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, अब अभी समझाया मैंने सर, डेप्रिसिएशन ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। ठीक है। कि सर कौन सी रीजन की वजह से आपकी एसेट की वैल्यू कम होती है कि नहीं? कौन सी रीजन की वजह से सर आपकी एसेट की वैल्यू कम होती है, वो सर हमें बता दो। तो बट ऑब्वियसली देखो, दो रीजन हो सकते हैं। कोई भी एसेट उठा लो, कोई भी एसेट उठा लो, उसके सामने दो रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से वो एसेट की वैल्यू डाउन होगी। कोई भी एसेट उठा लो, सपोज मान लेते बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग, लैंड नहीं ले सकते, लैंड के ऊपर कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता। लैंड एक ऐसी एसेट है जो अप्रिशिएट होती है। बहुत ही सिंपली समझ लेना। आज के टाइम में अगर लैंड आपने परचेस की, क्या उसकी वैल्यू कम होती है कि ज्यादा होती है? सर हमेशा लैंड की वैल्यू अपग्रेड ही होती है, डाउनग्रेड में नहीं जाती। डन है। तो बिल्डिंग को समझते हैं। तो बिल्डिंग है हमारे पास, सपोज एक हमारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू कैसे कैसे कम होगी उसको समझते हैं। तो कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, कौन से ऐसे मार्केट में रीजन है जिसकी वजह से हमारी एसेट की वैल्यू कम होती है? तो दो फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से आपकी एसेट की वैल्यू कम होगी। सबसे पहला फैक्टर है दैट इज इंटरनल फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर मतलब बिजनेस के अंदर वाला फैक्टर, बिजनेस के अंदर वाले फैक्टर। तो नॉर्मल वेयर एंड टीयर। नॉर्मल वेयर एंड टीयर मतलब क्या? विद द यूजेज आप थोड़ा बहुत यूज करते जाते हो, तो उसके स्पेयर पार्ट्स और वो सारी चीजें जो है, वो क्या होगा, थोड़ा बहुत जो भी यूजेज होता जाएगा उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत कम होती जाएगी, या उसको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजों की वजह से आपकी एसेट की वैल्यू धीरे धीरे नीचे चली जाती है। फिजिकल डिटीरियोरेशन, बट ऑब्वियस है, फिजिकली आप देखो, एक हर एक चीज की एक लिमिटेशन होती है ना, कि कोई भी नई नई से नई चीज हो, जैसे जैसे यूज करते जाओगे तो फिजिकली उसकी एक लिमिटेशन आती जाएगी, उसकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी, एफिशिएंसी थोड़ा कम होता जाएगा, थोड़ा कम होता जाएगा, एफिशिएंसी कम होता जाएगा। तो वो जो एफिशिएंसी कम हो रही है वो क्या है? डेप्रिसिएशन ही तो है सर। वो क्या है? डेप्रिसिएशन ही तो है। तो पहला रीजन क्या था? नॉर्मल वेयर एंड टियर। दूसरा था फिजिकल डिटीरियोरेशन, फिजिकल जो उसकी एबिलिटी है, फिजिकल एबिलिटी जो वो एसेट की है वो डिटीरियोरेट हो रही है। तीसरा है एग्जॉशन। एग्जॉशन मतलब सर एक लिमिटेशन के बाद उसको ज्यादा नहीं यूज कर सकते।
एक लिमिटेशन से ज्यादा उसको नहीं यूज कर सकते। सपोज आपको बोलूं कि एक मोबाइल आपने लिया, वो मोबाइल जो है आप 1 साल तक यूज किया, 2 साल तक यूज किया, फिर एग्जॉस्ट हो जाएगा। वो मोबाइल की भी एक लाइफ होती है ना, वो मोबाइल की भी एक लाइफ होती है। तो जैसे जैसे वो इंटरनल फैक्टर है, वो बिजनेस के अंदर आप देख सकते हो कि हाँ भाई ये 4 साल तक चला, बस अभी आप ही बोल दोगे फॉर्म डेड होने वाला है, बस खत्म हो गया बात। तो हर एक असेट का भी ऐसा पीरियड होता है। तो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो आपके बिजनेस के अंदर आपको पता चलते हैं कि हाँ भाई ठीक है, ये जैसे जैसे पैसेज ऑफ टाइम जाता जा रहा है, हमें पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर मतलब क्या, बाहर से, बाहर की वजह से। देखो एफ्लक्शन या तो पैसेज ऑफ टाइम, एफ्लक्शन मतलब पैसेज ऑफ टाइम, टाइम जैसे आगे बढ़ रहा है बाहर। अब एक्सटर्नल फैक्टर सोचना, हमारे पास असेट पड़ी है लेकिन टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है। आप सोचो आपने बहुत अपडेटेड फोन लिया आज, बहुत ही अपडेटेड एक मोबाइल फोन लिया, आप बोलोगे अरे अपडेटेड फोन है, एसेट है मेरी। 1 साल बीत जाएगा, उसके अंदर सॉफ्टवेयर नए आ जाएंगे, लॉन्चर्स नए आ जाएंगे, बहुत सारे एप्लीकेशंस नए आ जाएंगे, तो वो फोन की वैल्यू कम होती जाए, बहुत ही कम हो जाएगी। क्यों? अगर वो फोन जो आपने लिया है, नए अपडेटेड एप्लीकेशंस, नए अपडेटेड फीचर्स अगर वो नहीं है उस फोन के अंदर, तो क्या वो चीज आपको वो वैल्यू एडिशन देगी जो आपको चाहिए? नहीं देगी। क्यों? पैसेज ऑफ टाइम की वजह से। टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो आपकी वैल्यू जो है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, आपकी जो चीज है उसकी वैल्यू कम होगी। ये इंटरनल फैक्टर नहीं है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। आपने कुछ किया, सर मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो असेट अपना यूज ही कर रहा हूं, लेकिन बाहर जो चीजें हो रही है उसकी वजह से ये हो रहा है। फिर एक्सपायरी ऑफ लीगल लाइफ ऑफ एन एसेट एक लीगल लाइफ होती है, बहुत ऑब्वियस है, वो एसेट की एक लीगल लाइफ है। लीगल लाइफ जैसे ही खत्म, खत्म बात, बहुत ऑब्वियस है। कोई भी चीज की एक गारंटी होती है ना भाई, एक पीरियड होती है, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ही आता है। एक एक्सटर्नल फैक्टर इन द सेंस आपको बता देता हूँ। सपोज आपको बोलूं कि आपने कोई एसेट परचेस की, उसकी वो बोलते ही है कि नॉर्मली ये 10 साल तक चलता है, तो एक लीगल लाइफ 10 साल तक आप मान लेते हो कि जब 10 साल तक चलेगा, 10 साल जैसे ही खत्म हुआ ना, तो वो कंपनी भी आपको बोल देगी सर अब निकाल दो बस ये चीज। तो वो लीगल लाइफ है भाई, कोई भी चीज की एक लीगल लाइफ है। वो एक्सटर्नल फोर्सेस है, एक्सटर्नल फैक्टर्स यही है कि भाई पहले से ही पता होता है कि इसकी लीगल लाइफ इतनी है, तो वो जैसे जैसे उस टाइम के नजदीक आता जाएगा ना, वैसे वैसे उसकी लाइफ कम होती जाएगी, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। एक सपोज मोटर कार आपने ले ली, कार आपने लिया, तो कार जैसे ही आप लेते हो तो उसकी एक पहले से ही एक्सपेक्टेशन होता है कि ये कार 10 साल तक अगर हमने अच्छे तरीके से मेंटेन किया, 10 साल तक ये अच्छा काम देगी मुझे, है कि नहीं? एक लीगल लाइफ होती है भाई, पहले से ही पता होता है। तो जैसे जैसे वो 10वें साल के नजदीक आते जाओगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। वही है वो, ये ऑब्सोलेशन। ऑब्सोलेशन ऑलरेडी मैं बता चुका, ऑब्सोलेशन मतलब आउटडेटेड हो जाती है आपकी, जो आपके पास असेट है उसकी वैल्यू आउटडेटेड हो जाती है। वो आउटडेटेड हो जाए, वो इतना वैल्यू यूजफुल नहीं रहता इन टाइम, तो फिर उसकी वैल्यू जो कम होती है, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है। ड्यू टू एक्सटर्नल एबनॉर्मल रीजन, एबनॉर्मल रीजन मतलब जो आपके हाथ में नहीं, ऐसे वाले रीजन उसको बोलते हैं एबनॉर्मल रीजंस। कोई भी अदर देन दीज थ्री, बहुत सारे एबनॉर्मल रीजंस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर ये 3 ही रीजन हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे रीजन ऐसे हो सकते हैं, ड्यू टू योर यूज, ड्यू टू कंपटीशन, कंपटीशन की वजह से, अदर अदर फैक्टर्स, आप किस मार्केट में बिलोंग कर रहे हो, वो मार्केट के कंपटीटर्स जो है वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं आपकी चीजों की वजह से, तो उसके ऊपर ये सारी चीज डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो वो एबनॉर्मल रीजंस में वो चीज आ जाती है। बहुत सारे एबनॉर्मल रीजंस हो सकते हैं। एबनॉर्मल रीजंस में एक चीज बता दूं कि सपोज आपका मोबाइल फोन है, गिर गया, अब गिर गया तो फिर खत्म हो गई ना बात। वो किसी फैक्टर, वो एबनॉर्मल रीजन में आ जाएगा, नॉर्मल रीजन नहीं है, ठीक है ना, तो इसी वजह से नॉर्मल रीजन में आ जाएगा। डन है। बस तो इतने कुछ रीजन है जिसकी वजह से आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम होती है। ये सिर्फ आपको पॉइंट याद रखना है। पॉइंट याद रखना क्यों है? क्योंकि मे भी आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। देखो अकाउंट का पेपर है, ऐसा मत समझना कि पूरा का पूरा कैलकुलेटिव होगा, ऐसा नहीं है। दे हैव टू आस्क यू माइल्ड पेपर, माइल्ड पेपर होगा मतलब कुछ एमसीक्यूज कैलकुलेटिव होंगे, कुछ एमसीक्यूज जो होंगे वो डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। ओके, चलो अब मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। अब से आपका काम चालू हो, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इतना इतना खास कुछ है नहीं। देखो आपको जो फाउंडेशन लेवल पे 2 ही मेथड सीखनी है, फाउंडेशन लेवल पे 2 ही मेथड सीखनी है। इंटर लेवल पे हम ज्यादा जो 4 मेथड है टोटल सीखेंगे, पर फाउंडेशन लेवल पे ये 2 ही मेथड है। मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का मेथड 2 तरीके का मेथड है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करो, लेकिन 2 तरीके का मेथड है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए, उन्होंने सामने से बता दिया है। पहली मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। सबसे पहली मेथड है सर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या? स्ट्रेट लाइन मतलब सिंपल बोलूं ना,
सिंपल एकदम लॉजिकल, मतलब आपको समझाता हूँ, कुछ मत सोचो। सपोज आपने एक 50,000 रुपए में एक एसेट परचेज की, ठीक है। मान लेते हैं कि सपोज आपने 50,000 रुपए में एसेट परचेज किया। यहाँ पे बताता हूँ, 50,000 रुपए में आपने एक एसेट परचेज किया, लिख देता हूँ कॉस्ट 50,000 रुपीज एंड कॉस्ट। ओके, 50,000 रुपए की कॉस्ट का आपने एक एसेट परचेज किया है। अब मान लो कि आपने जैसे ही ये एसेट को परचेज किया ना, आपको पता था कि ये एसेट जो है 5 साल तक चलने वाली, 5 years तक चलेगा, है 5 साल तक चलेगा। हाँ जी सर, 5 साल तक चलेगा। 5 साल के बाद जब ये एसेट यूजफुल नहीं रहेगा, तब मैं मार्केट में जाके उसको सेल कर सकता हूँ। जब ये एसेट यूजफुल नहीं रहेगा, तब मैं मार्केट में जाके इसको सेल कर सकता हूँ। सर कितने में सेल कर सकते हो? तो 10,000 रुपए मिलेंगे। अगर 5 साल के बाद भी ये भंगार में भी मैं बेचूंगा, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं उसको, तो 10,000 रुपए मुझे मिलेंगे। तो स्क्रैप वैल्यू कितनी हो गई सर? स्क्रैप वैल्यू, उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, दैट इज 10,000 रुपीज। स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं इसको, रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू, ये सारी चीजें बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, स्क्रैप, रेसिडुअल वैल्यू, ये सारी चीजें आती है। ओके, ये 10,000 रुपए। अब देखो क्या हो सकता है, 50,000 रुपए का कॉस्ट है और 10,000 रुपए उसकी स्क्रैप वैल्यू। ओके, अब मैं आपको बोलूं, नॉर्मली सोचोगे ना, कोई भी बिजनेस में सोचेगा कि देखो 50,000 रुपए खर्चे है, 5 साल के बाद 10,000 रुपए मुझे मिलने वाले हैं, माइनस कर दो, डिवाइडेड बाई 5, खर्चे को 5 इक्वल में बांट दो, 5 साल में इक्वली बांट दो, तो क्या होगा सर? हर एक साल का 8,000 रुपए का खर्चा आया यूज करने का। अब नॉर्मल एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी ऐसा ही सोचोगे, सोच लो कि 5 साल के बाद 10,000 मुझे मिलने ही वाले हैं, तो खर्चा कितना लगा सर? 40,000 का ही खर्चा लगा। और 5 साल है तो मतलब हर साल का खर्चा कितना है सर? 8,000 रुपए का हर साल का खर्चा है। सोचा कि नहीं? तो ये एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी अगर आप सोचोगे तो भी ये स्ट्रेट लाइन मेथड ही बन जाता है। तो इसको बोलते हैं हर साल का खर्चा आपका ये एसेट को यूज करने का कितना है सर? एवरी ईयर इफ आई वांट टू यूज दिस एसेट आई हैव टू स्पेंड 8,000 रुपीज पर ईयर, है कि नहीं? हाँ। अब आप सोचो, दूसरे तरीके से कि हर साल में 8,000 रुपए साइड पे रख दूंगा, हर साल 8,000 रुपए बिजनेस में साइड रख दूंगा, तो एट द एंड ऑफ 5th ईयर हर साल 8,000 रुपए में क्या कर रहा हूँ? साइड पे रखता हूँ। प्रॉफिट में से 8,000 रुपए हम साइड पे रखते हैं। आप सोचना क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? पीएनएल में पीएनएल से डेबिट करते हो, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन करते हो ना, तो वो क्या करते हो? आप प्रॉफिट में से 8,000 रुपए साइड पे रखते हो। डेप्रिसिएशन की वजह से खर्चा नहीं जाता, पर डेप्रिसिएशन की वजह से आप क्या करते हो? असाइड रखते हो। मतलब फर्स्ट ईयर में आपने 8,000 रुपए सेट असाइड कर दिया, सेकेंड ईयर में 8,000 रुपए, थर्ड ईयर में 8,000 रुपए, फोर्थ ईयर में 8,000 रुपए एंड 5th ईयर में 8,000 रुपए। मतलब 5 साल के बाद जैसे ही आप असेट सेल करने के लिए जाओगे, आपके पिगी बैंक में या आपके रिजर्व में डिप्रिसिएशन की वजह से 40,000 रुपए पड़े होंगे, प्लस 10,000 रुपए जो आप वो भंगार में बेचोगे, तो टोटल कितने पैसे आ गए आपके पास सर? 50,000 रुपए आ गए। मतलब आपको ये खर्चा जो है अल्टीमेटली 5 साल के बाद डेप्रीशिएशन, प्रॉफिट में से जो डेप्रीशिएशन आप माइनस कर रहे हो, उतने पैसे अगर आप साइड पे रखते जाओगे, तो एट द एंड ऑफ जब ये एसेट की वैल्यू, एसेट की लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी, तब क्या होगा? एसेट की लाइफ जैसे ही खत्म होगी, आपके पास वो 50,000 रुपए होंगे और फ्यूचर में आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे और आप नई एसेट ले पाओगे, है कि नहीं? 5 साल के बाद आप बोलोगे हाँ सर 50,000 रुपए तो मेरे पास होंगे, क्योंकि प्रॉफिट में से 8,000 हर साल तो आपने साइड पे रखा था और 10,000 रुपए आपने कमा लिए, तो 50,000 रुपए तो है। अगर वो मानो या ना मानो, चलो 5 साल के बाद वो एसेट की वैल्यू 5,000 रुपए इंक्रीज हो गई, तो इसमें अंदर 5,000 रुपए ऐड करके 55,000 रुपए का आप नया एसेट परचेस कर सकते हो, तो आपको खर्चा भी नहीं लगेगा। ऐसे बिजनेसमैन सोचो कि सर हमें खर्चा नहीं लगेगा। तो दिस इज व्हाट स्ट्रेट लाइन मेथड इज ऑल अबाउट। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब क्या? डेप्रिसिएशन को इक्वली स्प्रेड कर दो आपकी यूजफुल लाइफ में। क्या? इक्वली स्प्रेड कर दो आपकी यूजफुल लाइफ में। ओके, ये वर्किंग है हमारा जो मैंने बताया। आई होप सो यू गॉट इट, हाँ, और एक और चीज बता देता हूं कि सपोज आप कोई भी एसेट परचेज करते हो, एसेट परचेज करने के बाद उसको यूजेबल कंडीशन में लाने तक जितना भी खर्चा किया, वो सारा एसेट में ऐड हो जाता है। एसेट परचेज किया सपोज 50,000 रुपए का, उसके ऊपर आपने फ्रेट पे किया 5,000 रुपए का, सपोज उसके बाद उसने कैरेज पे किया सपोज 5,000 रुपए का, ठीक है। ओवरहॉलिंग खर्चा किया, वो सारी चीजें, रिपेयर का खर्चा करवाया,
रिपेयर का खर्चा करवाया एट द टाइम ऑफ परचेज। हाँ, रिपेयर का खर्चा एट द टाइम ऑफ परचेज है। अगर बाद में जब आप यूज कर रहे हो तब आप रिपेयर कराओगे तो वो इसमें ऐड नहीं होता, वो नॉर्मल पीएनएल में जाता है। पर एट द टाइम ऑफ परचेज अगर आप कुछ रिपेयर भी करवाते हो 5,000 रुपए का, तो ये सारे खर्चे किस में आ जाएंगे, एसेट में, कॉस्ट में आ जाएंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सपेक्टिव। आपको ये सारी चीजें जानना जरूरी है। जितने भी खर्चे एसेट परचेस करने के बाद उसके ऊपर किए जाते हैं, वो सारे खर्चे एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाते हैं। इसी वजह से मैंने कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन वाला जो वीडियो बनाया था, तब भी मैंने बोला था कि ये आगे जाके बहुत काम आने वाली है ये चीज है। तो अब ये मैं खर्चा कितना समझूंगा कि सर 65,000 रुपीज का खर्चा है कि नहीं? डन है। तो कॉस्ट हमेशा कैसा कंसिडर करने का, जो भी एसेट के ऊपर खर्चा हुआ। लेकिन 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 एक चीज हमेशा याद रखना, असेट परचेस करने के टाइम के ऊपर, असेट जब भी आप परचेस करते हो, असेट परचेस करते टाइम के ऊपर, असेट परचेस करने के टाइम के ऊपर आपने अगर कोई इंश्योरेंस पे किया है, अगर कोई इंश्योरेंस आपने पे किया है, कितने रुपए का, 3,000 रुपए का, मान लेते कि 3,000 रुपए का इंश्योरेंस पे किया है, तो दिस शुड नॉट बी एडेड टू योर एसेट अकाउंट। वो आपकी एसेट में नहीं ऐड होगा। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर खर्चा है। इंश्योरेंस इज योर रेगुलर एक्सपेंस। हर साल ये एसेट के ऊपर इंश्योरेंस होने वाला है, तो इसको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा सारी चीजें ऐड कर दो, चलेगा। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आ जाते हैं। अब सीधा सीधा मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया है। देखो डेप्रिसिएशन का आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका दूसरा नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इसको भी बोलता है, इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओके, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ओके, डेप्रिसिएशन क्या होता है? उन्होंने बोल दिया कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब एसेट के, एसेट परचेस करते टाइम के ऊपर जो भी उन्होंने एडिशनल खर्चा किया वो ऐड कर दो, उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब यहाँ पे लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ लिखा है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, मेरे बिजनेस में ये एसेट है तो मेरे बिजनेस में ये एसेट कितने साल तक यूजफुल रहेगी, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर वो नहीं आया, अगर आपने कोई टीवी परचेस किया या कोई लैपटॉप परचेस किया, वो उसने आपको बताया कि सर ये लैपटॉप आपको 10 साल तक अच्छा चलेगा, ठीक है, 10 साल तक अच्छा चलेगा, लेकिन आपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने जजमेंट के हिसाब से, आपको पता है कि आपका यूज कैसा है आपके बिजनेस में, तो आपको पता है कि मेरे बिजनेस में इसका रफ एंड टफ यूज है, बहुत ज्यादा यूज है, तो ये 10 साल तक तो नहीं चलेगा। फ्रॉम माई परस्पेक्टिव मेरे बिजनेस के लिए एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इसकी 7 साल है, तो आपको एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 7 ईयर्स ही लेनी। उन्होंने यूजफुल लाइफ बोला है ना, तो आपके परस्पेक्टिव से कितना यूजफुल लाइफ, कोई दूसरा कौन बोल रहा है उससे नहीं, आपके बिजनेस में वो एसेट कितने साल तक यूजफुल रहेगी वो इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर उसके बाद एक दूसरा फॉर्मूला आपको आता है स्ट्रेट लाइन मेथड में ही, परसेंटेज ऑफ डेप्रीशिएशन। परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो डेप्रिसिएशन का फिगर आया वो न्यूमरेटर में लिखो, जो भी डेप्रिसिएशन का फिगर आया उसको न्यूमरेटर में लिखो, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब एसेट के अंदर आप जो ऐड कर देते हो ना वैल्यू, खर्चा, वो ऐड करने के बाद इनटू 100। डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100 आप करोगे तो आपको डेप्रिसिएशन का परसेंटेज भी मिल जाएगा। दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप सो यू गॉट इट। परसेंटेज भी आपको पूछते हैं इसी वजह से, ये सब में भी हम करेंगे, ये तो सिर्फ आपको मैं एग्जांपल दिया। फिर आता है रेसिडुअल या डिमिनिशिंग। हाँ, इसमें एक चीज बताते हूँ, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन का फिगर सेम रहेगा, हर साल डेप्रिसिएशन का फिगर सेम रहेगा। क्यों? स्ट्रेट लाइन है ना, हर साल डेप्रिसिएशन को इक्वली बांट दो। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये तीन। देखो ये मेथड क्या है, ये मेथड ऐसा बोलती है कि स्लोली ग्रेजुअली जैसे आप यूज करते जाते हो अपनी एसेट को, तो आपकी एसेट की वैल्यू कम होती जाती है, तो इसी की वजह से आपकी एसेट की वैल्यू का डेप्रिसिएशन भी कम होना चाहिए। ये एसेट ऐसा अज्यूम करता है, ये एसेट ऐसा अज्यूम कर रहा है कि स्लोली ग्रेजुअली जितना भी आप एसेट यूज करते जाते हो आपकी एसेट की वैल्यू कम होती जाती है। इसी वजह से आपको क्या करना है, उसकी एसेट की वैल्यू जितनी कम होती जा रही है, तो वहां पे आपका जितना भी कम हुआ वैल्यू वो आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू को भी कम करेगा। इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देखो एकदम सिंपल एग्जांपल से बताना बहुत जरूरी है। सपोज आपने कोई एसेट परचेस किया, उसका कॉस्ट है 100 रुपए। सपोज आपने कोई एसेट परचेस किया, उसका एसेट की वैल्यू है 100 रुपए, ठीक है। आपने 1 साल तक उसको यूज किया, मान लो कि उसकी वैल्यू 10% है, सॉरी डेप्रिसिएशन आपने 10% अज्यूम किया कि 10% डेप्रिसिएशन है, तो लेस करोगे डेप्रिसिएशन सर 10%,
तो कितना आ जाएगा, 10 रुपए का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, तो 90 रुपीज आ जाएगा है। कॉस्ट 100 है, डेप्रिसिएशन 10% मतलब 10 रुपए है, तो माइनस करके कितना आ जाएगा सर, 90 रुपए आ जाएगा। ठीक है, एक साल के बाद उसकी बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, एक साल के बाद उसकी बुक वैल्यू 90 रुपीज हो जाएगी है। अब दूसरे साल जब मैं स्टार्ट करूंगा तब उसकी बुक वैल्यू कितनी होगी सर, 90 रुपीज। लेस करूंगा डेप्रीशिएशन 10%, लेस करूंगा डेप्रीशिएशन 10%, जस्ट अ सेकेंड। अब डेप्रीशिएशन जब भी मैं करने के लिए जाऊंगा तो मुझे ये बुक वैल्यू जो डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद ये जो बुक वैल्यू है ना उसके ऊपर डेप्रीशिएशन माइनस करना है, डेप्रीशिएशन कैलकुलेट भी उसके ऊपर करना है। तो 90 के ऊपर 10% दैट इज 9 रुपीज अगर मैं माइनस करूंगा तो 81 रुपीज का बुक वैल्यू आ जाएगा, 81 रुपीज का बुक वैल्यू आ जाएगा। क्यों, पहले 100 रुपए था, ओपनिंग वैल्यू में जो एसेट की वैल्यू क्या है, ओपनिंग वैल्यू पे एसेट की वैल्यू क्या है उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन करना है। तो ओपनिंग में कितने रुपए, 100 रुपए है, 100 रुपए के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन है, तो 10 रुपए माइनस करेंगे तो 90 रुपीज आ जाएगा। फिर 90 रुपीज के ऊपर डेप्रिसिएशन 10% है तो 9 रुपए का डेप्रिसिएशन है तो 81 आ जाएगा। बुक वैल्यू 81 है, 81 के ऊपर लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 10%, तो कितना आ जाएगा 8.1, तो 72.9 आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी थर्ड ईयर के स्टार्टिंग के लिए, है कि नहीं है। तो हर साल आपका डेप्रिसिएशन का फिगर जो है वो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर डिसाइड होगा। पहले साल आपका ओपनिंग बैलेंस 100 रुपए था तो 100 रुपए के ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन किया। दूसरे साल आपको ओपनिंग बैलेंस 90 रुपए था। तीसरे साल आपको ओपनिंग बैलेंस 81 था। चौथे साल आपको ओपनिंग बैलेंस 72.9 होगा, तो 72.9 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन मैं करूंगा। ओके, तो दिस इज इट, ये आपका रिटर्न रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज इंपॉर्टेंट थिंग कि वहां पे आपका डेप्रिसिएशन का फिगर जो है वो चेंज होता जाता है। इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, देखो आप कैलकुलेटर में जब भी आप डेप्रिसिएशन करो ना, तो सपोज आप सोचो कि आपको ये चीज बतानी है मुझे, क्योंकि कैलकुलेटर आप जब करोगे ना कैलसी का बहुत अच्छा यूज कर सकते हो। सपोज आप 100 रुपए का अपने कॉस्ट था आपका, हमें मैंने अभी बताया, पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना है 10%, तो 10 रुपए का डेप्रिसिएशन है तो 90 हो गया, है कि नहीं। इसको WDV बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब क्या, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू को रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं। तो अगर आपको कैलकुलेटर के ऊपर रिटर्न डाउन वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे कर सकते हो, आपको बताता हूँ। देखो इसके और इसके अंदर अगर मैं अरिथमेटिक मतलब मल्टीप्लीकेटिव अगर मैथमेटिकल अगर रिलेशन देखूं, तो ये 100 का ये 90% है ना, है। तो हर साल, हर साल का ओपनिंग बैलेंस जो होगा उसका 90% उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा, है कि नहीं। ये कर सकते हैं। तो सपोज आपको बोलूं 0.9, आपको कुछ नहीं करना है, 90% है ना, 90% आपकी वैल्यू बचने वाली है एक साल के एंड के ऊपर। तो आपको क्या करना है, कैलसी के ऊपर 0.9 लिख देना और एक बारी मल्टीप्लाई दबा देना। कैलसी के ऊपर 0.9 लिख देना, एक बारी मल्टीप्लाई दबा देना है। फिर आपको 100 लिखना है ओपनिंग वैल्यू, बस इतना करना है। देखो मैं बताता हूँ आपको, देखो इसके अंदर 0.9, 0.9 आप 0.9 दबाओ, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, मल्टीप्लाई बाय 100, बस इज इक्वल टू दबाओगे तो 90 दिखेगा। फिर कुछ मत दबाओ, वापस इज इक्वल टू करो तो 8.1 81 दिखेगा। वापस इज इक्वल टू करोगे 72.9 दिखेगा। वापस इज इक्वल टू करोगे 65.61 दिखेगा। ये WDV दिख रही है, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू दिख रही है। तो डायरेक्टली WDV भी आप निकाल सकते हो। सपोज आपका परसेंटेज 5%, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज सपोज 5% होगा, तो हर साल के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के बीच में आपका क्या परसेंटेज का गैप है ना वो देखना है। तो 5% होगा तो ओपनिंग 100 होगा तो क्लोजिंग 95% होगा। तो आपको कैलसी पे कुछ नहीं लिखना है, 0.95 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर इज इक्वल टू दबाते जाओगे ना तो आपका WDV निकलता जाएगा हर साल का। फिर आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालना। अगर हर साल का डेप्रिसिएशन निकालना है तो क्या कर सकते हो, देखो पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना था, 10 रुपए। अगर दूसरे साल का मैं डेप्रिसिएशन करूं तो 90 के ऊपर 10% करूंगा ना तो कितने रुपए आएगा, 9 रुपए, है। तो पहले साल के और दूसरे साल के बीच में डेप्रिसिएशन के बीच में भी गैप कितना है, मैथमेटिकल अगर रिलेशन देखूं तो सर पहले साल का डेप्रिसिएशन 10 रुपीज है और दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 9 रुपीज है। मतलब पहले साल के डेप्रिसिएशन से 90% है दूसरे साल का डेप्रिसिएशन। तो सपोज 0.9 करो और मल्टीप्लाई बाय पहले साल का डेप्रिसिएशन लिख दो, तो हर साल का डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू दबाओगे ना तो आपको हर साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा। देखो 0.9 मल्टीप्लाई बाई 10, तो इज इक्वल टू दबाओगे तो 9 रुपीज आएगा। वापस इज इक्वल टू दबाओगे तो 8.1 आएगा।
वापस इज इक्वल टू दबाओगे 7.29 आएगा, कुछ नहीं दबाना है ज्यादा, सिर्फ इज इक्वल टू करते जाओ, हर साल का डेप्रिसिएशन निकलता जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट योर WDV। देखो ये प्रोफेशनलिज्म है, तो प्रोफेशनली आपको पता होना चाहिए कि एलसी का यूज कितना है, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, आई होप सो यू गॉट इट। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जब आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आए, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर जो मैं बोलूँ वो ध्यान से अभी के लिए सिर्फ फॉर्मूला लर्न कर लो, फॉर्मूला का इंप्लीमेंटेशन मैं आपको सम्स में करवा दूंगा, सिर्फ अभी फॉर्मूला याद करो, ठीक है। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर आपको ऐसा पूछे कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, फाइंड आउट करो, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट एन, ये एन है मतलब कितने साल, ये एन मतलब क्या, कितने साल आपका एस्टिमेटेड लाइफ है, नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू लिखनी है न्यूमरेटर में, नीचे ओरिजिनल कॉस्ट मतलब क्या, कॉस्ट, आपका कैपिटलाइज कॉस्ट लिखना है और कुछ नहीं, एन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, स्क्रैप वैल्यू अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट अंडर रूट में एन यहाँ पे लिखना है, 1 में से माइनस करना है, इंटू 100 का। ओके, सपोज आपकी स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे देखो, सपोज आपकी स्क्रैप वैल्यू जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी, तो सपोज नीचे जो एग्जांपल मैंने दिया था, तो आपकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपए है। ओके, 10,000 रुपए की मेरी स्क्रैप वैल्यू थी, यहाँ पे एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने वर्किंग में एग्जांपल दिया था वो। ओके, 10,000 रुपए की हमारी स्क्रैप वैल्यू थी, 10,000 रुपए की स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई कॉस्ट, 50,000 रुपए का कॉस्ट, कितने साल था सर, 5 साल था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला के अंदर अगर मैं वापस पुटअप करने के लिए जाऊँ आपको बताऊं, तो जस्ट अ सेकेंड अगर मैं वापस जाऊं वहां पे, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो स्क्रैप वैल्यू कितना था सर, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू 10,000 लिखेंगे न्यूमरेटर में, यहाँ पे नीचे 50,000 रुपए जो कॉस्ट था वो लिखेंगे, यहाँ एन की जगह पे 5 साल लिखेंगे, और बाकी क्या, तो 2 1 माइनस करेंगे, और इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। इट इज अ बिग कैलकुलेशन, जब मैं कैलकुलेशन आपको, देखो इसका कोई सम आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं बता दूंगा आपको कैलकुलेट कैसे करना है, बहुत ईजी तरीका है पर बता दूंगा। ओके, बस अभी के लिए ये फॉर्मूला ही जानना जरूरी था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि अकाउंटिंग मेथड्स ऑफ रिपोर्टिंग डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्डिंग करने के बाद हम सीधा सम्स पे जाएंगे, बहुत इजी चैप्टर है। आई होप्स आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, नॉलेज बिल्डअप हुआ होगा। देखो अब इस स्टेज के ऊपर सिर्फ बुकिश मत बनना, अभी भी बोल रहा हूँ, इट इज नॉट अबाउट बुक्स ओनली। अब जो पढ़ रहे हो उसको कितना समझ रहे हो, कितना अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप वो कोई कोई भी टॉपिक, आज डेप्रिसिएशन पढ़ा, तो डेप्रिसिएशन मार्केट में कैसे यूज हो रहा है, आप कैसे उस चीज को अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हो इन मार्केट, मार्केट में लोग डेप्रिसिएशन का कैसे यूज कर रहे हैं, वो आपको देखना चाहिए, वो आपको इंटरनेट पे सर्फिंग करना चाहिए, तब जाके अब ट्रू मायने में प्रोफेशनल स्टूडेंट बनोगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक पढ़ लिया था प्रोफेशनल स्टूडेंट बन गए, ऐसा नहीं होता, ऐसा कहीं नहीं होता। इवन दो आप डिग्री भी कलेक्ट कर लोगे, लेकिन आपके अपीयरेंस में या आपकी क्वालिटी में वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है, तो यू वोंट बी एबल टू इम्प्लीकेट योर सेल्फ, या आप एक मार्केट में अच्छी पोजीशन या अच्छी प्रोडक्ट बन के नहीं निकल पाओगे। ओके, होप सो यू आर गेटिंग इट, एंड आप उस राह पे आप आगे बढ़ने के लिए कोशिश करोगे। डन, चलो तो मिलते हैं। आई होप सो यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बहुत ही अच्छी जर्नी जाने वाली है, बहुत ही अच्छे से जर्नी जाने वाली है, और मजा आएगा। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी, आई विल कीप शेयरिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस, और हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।